गांव के अंदर जो महिला शक्ति है और महिला शक्ति ही गाय माता की सेवा कर सकती है। गाय माता है एंड माता को माता की तरफ प्रेम भी होता है और ये प्रेम का ही प्रतीक है जो हम चाहते हैं कि गाय माता कटे नहीं, बचे। गाय हमारे गांव में आने की वजह से हम महिलाएं सब बिजी हो गई और गाय की सेवा में लग गई, तो हमारे गांव में सुख शांति हो गई कि हम आत्मनिर्भर हो गए। बोले आप लोगों ने जो दीपक, धूपबत्ती या गोबर गौमूत्र से जो प्रोडक्ट बनाने का आपने बताया हमारे को, तो हम हमारे पति के ऊपर पहले डिपेंडेंट थे, हमारे गार्जियन पे डिपेंडेंट थे, तो आज हम आत्मनिर्भर होकर अपने आप हमारा खर्चा चलाते हैं। तीसरी बात उसने बताई, जो गाय कटने जा रही थी उसे हमने प्यार दिया और ठीक से लालन पालन किया तो उसके बच्चे हुए, तो उससे हमें दूध मिलने लगा। अगर ये कार्य ठीक चल रहा है हमारा, तो हमारे जो घर के लोग बाहर गाँव गए हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं। सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसको हम सफल बना के जाए। किसको भी नहीं पता हम कब तक रहेंगे, कब तक जिएंगे, तो जितनी जो सांसें ले रहे हैं ना, उसमें कुछ करने की सोचिए। जमीन और मट्टी जमीन की जो खराब हो चुकी है उसको थोड़ा समय लगेगा ठीक करने में, तो गाय का जो गोबर है उसमें इतनी शक्ति है कि अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और ऑर्गेनिक खेती मिलेगी हमारी। देखिए ऐसा है कि सरकार को भी जगाना पड़ेगा। सरकार इस समय काफ़ी चीज़ें गौवंश के बारे में कर रही है। हमारा मानना है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज में गवर्नमेंट खुद खरीदे जैविक खाद और खरीद के किसानों को दे, न कि सब्सिडी के तौर पे दे। अगर 2024 से लेकर 2029 के बीच में कहूँ मैं आपको, तो मेरा अनुमान है कि 2028 तक काफ़ी इसमें बदलाव आएंगे और इसमें क्रांति आएगी। इस देश में अगर इस देश को बचा सकती है और हमारे संस्कारों को और सनातन धर्म को बचा सकती है, तो गौ माता ही बचा सकती है। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने परिश्रम से समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं और भारत को विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। वो एकल अभियान के साथ जुड़कर लगातार वनवासी और जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं। श्री नारायण अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीना अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एकल भारत में। मीना जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एकल अभियान जिस तरीके से वनवासी और सुदूर क्षेत्रों में तो काम कर ही रहा है, वहां पर तो अपनी पैठ पूरी तरीके से जमा चुका है, परिवर्तन लाने का काम भी कर रहा है, लेकिन सपनों की नगरी की जब बात करें, माया नगरी मुंबई की जब बात हम करते हैं, तो वहां पर कितना बड़ा चैलेंज होता है एकल अभियान के लिए काम कर पाना? चैलेंज तो बहुत शुरू में था, पर एक मन सबका बना क्योंकि हम वनवासियों के लिए काम कर रहे थे, तो उसके लिए लोगों और मैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी के एकदम छत्र छाया में रही हूँ और उसी से मैं आगे बढ़ी। तो जिस तरह से माननीय स्वरूप चंद जी ने सबको जोड़ा और हमको वनवासी के लिए प्यार और सिखाया कि किस तरह से हम उन्हें प्यार दें, और ख़ास करके जब हमारी वन यात्रा के दौरान हम उनसे मिले तो एक मन पे परिवर्तन आया और हम ये माया नगरी से भी लोगों को जोड़ पाए। श्री नारायण अग्रवाल जी, आप गौग्राम योजना के अध्यक्ष हैं, तो गौग्राम को लेकर अगर हम बात करते हैं, माया नगरी में किस तरीके से गौग्राम योजना काम कर रही है और वहां पर किस तरीके से लोगों को गौ रक्षा के लिए प्रभावित किया जा रहा है? गौग्राम योजना का जो उद्देश्य है, गाय का घर किसान का घर, और गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं, और जो बिन दुधारू गाय है उसको हम गांव-गांव में किसानों के घर में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कार्य जो है, हमारे जो नगरवासी है इस पे विश्वास नहीं करते थे कि बिगर दूध की गाय को किसान क्यों रखेगा, किस प्रकार से उसको पालन करेगा। लेकिन एक विश्वास मेरे मन में था। जब मैंने इसका रिसर्च किया, डिटेल में स्टडी की, तो मुझे ये लगा कि किसान के प्रति, किसान को गाय के प्रति बड़ी श्रद्धा है
बट उनको कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और उनको एक विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि गाय माता से, गौवन से उनको कैसे लाभ मिल सकता है। मैंने कोशिश की नगर के अंदर लोगों को बताने के लिए, बट कभी विश्वास हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन जब लास्ट हमारी विजिट धनबाद में गाँव में हुई, गाँव में हमने जब करीब 35-36 परिवार को हम लेके गए, तो वहाँ पर जो दृश्य उन्होंने देखा और जो दृश्य देखने के बाद में उन्हें महसूस हुआ कि सही माने में गाय का घर किसान का घर है। और उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए और उसमें ये मालूम पड़ा उनको कि बिगर दूध की गाय से गांव में क्या प्रभाव पड़ा है। उस प्रभाव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि एक महिला ने खड़े होके उस प्रभाव के बारे में जब बताया तो 4 बातें उसने बताई महिला ने। 4 बातों में पहली बात उन्हें ये बताई कि गाय हमारे गांव में आने की वजह से हम महिलाएं सब बिजी हो गई और बिजी होने से हमारे जो बीच में झगड़े होते थे वो झगड़े बंद हो गए और हम 5-6 घंटे काम में लग गई और गाय की सेवा में लग गई, तो हमारे गांव में सुख शांति हो गई। दूसरी बात उसने बताई कि हम आत्मनिर्भर हो गए। मैंने कहा आत्मनिर्भर कैसे हुए आप? बोले आप लोगों ने जो दीपक, धूपबत्ती या गोबर गौमूत्र से जो प्रोडक्ट बनाने का आपने बताया हमारे को, तो हम हमारे पति के ऊपर पहले डिपेंडेंट थे, हमारे गार्जियन पे डिपेंडेंट थे, तो आज हम आत्मनिर्भर होकर अपने आप हमारा खर्चा चलाते हैं, उससे काम चलता है। तीसरी बात उसने बताई, जो गाय कटने जा रही थी उसे हमने प्यार दिया और ठीक से लालन पालन किया तो उसके बच्चे हुए, तो उससे हमें दूध मिलने लगा, जो हमारे बच्चों को देसी गाय का दूध प्राप्त होने लगा। चौथी बात बताई कि अगर ये कार्य ठीक चल रहा है हमारा, तो हमारे जो घर के लोग बाहर गाँव गए हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं। तो ये जब सुना उन्होंने, हमारे जो नगर से आए थे, तो वो अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया और उनको भरोसा नहीं हुआ ये। और जब सुनने के बाद में एक एक से हमने प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि नारायण जी आप जो बोलते थे हमें भरोसा नहीं आता था, लेकिन आज सुनने के बाद में हमको ये भरोसा हो गया है कि आज ये जो बातें आप बोल रहे हो ये सही में हो सकती है। गांव वालों को अगर ठीक से समझाया जाए, प्यार दिया जाए, तो गौग्राम योजना का लाभ उनको कृषि में हो सकता है और कृषि से उनको ज़्यादा जो खेती के अंदर प्रोडक्शन होगा और जैविक खाद से प्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिक खेती होगी। तो आज जो बीमारी का जड़ जो है वो केमिकल यूरिया है, जो केमिकल यूरिया से आपको कई बीमारियां पैदा हो रही है। लोग बोलते हैं कि जैविक खाद से प्रोडक्टिविटी कम होती है। मेरा मानना ये है, कई किसानों से मैंने बातचीत की तो जो ज़मीन और मट्टी ज़मीन की जो खराब हो चुकी है उसको थोड़ा समय लगेगा ठीक करने में। तो गाय का जो गोबर है उसमें इतनी शक्ति है कि अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और ऑर्गेनिक खेती मिलेगी हमारे को। तो गौग्राम योजना का जो लाभ है वो पूरे नगरवासियों को मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा। इससे समाज को मिलेगा तो समाज को मिलने से राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा। तो गौग्राम योजना का जो प्रभाव है पूरे देश में बहुत अच्छा पड़ेगा, ये मेरा मानना है। गौग्राम योजना ने बहुत सारी परेशानियों को हल निकाल दिया, जैसे कि आपने बताया, कई सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए। लेकिन जब गौग्राम योजना की शुरुआत की गई होगी तब तो बहुत चैलेंज होगा लोगों को समझाने में कि कैसे गौग्राम योजना उनके लिए फायदेमंद है। तो तब से अब तक क्या कुछ बदलाव आए? ऐसा चैलेंज तो शुरुआत में था और आज भी चैलेंज है। मैं नहीं मानता हूँ कि अभी चैलेंज खत्म हो गया है, चैलेंज रहेगा भी। इस चैलेंज को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से गांव में किसानों को हम समझाते हैं और किस प्रकार से हमारे सेवाव्रती, हमारे जो लोग लगे हुए नगर के लोग सपोर्ट करते हैं हमारे को। बिना सपोर्ट के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। गांव के अंदर जो महिला शक्ति है और महिला शक्ति ही गाय माता की सेवा कर सकती है, तो महिलाओं को ट्रेंड करना, समझाना और नगरवासियों के उनसे साथ जोड़ना, गांव और नगर को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे और नगर के लोग विश्वास दिलाएंगे उनको कि हम आपके लिए सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको
थोड़ा समय के लिए सहायता चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि गौग्राम योजना ने कई सारी परेशानियों का हल निकाला, तो मैं आपके पास आऊंगी। सर ने भी बताया कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई जब उन्हें गौग्राम योजना के बारे में पता चला, क्योंकि वो अब अपना जितना भी खाली टाइम था वो उसमें गाय की सेवा में कर रही थी। तो ऐसे में जब आप भी ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी, महिलाओं से बातचीत करती थी, आपने क्या कुछ बदलाव देखे? सभी को मन में एक उत्साह था। एक तो वो ज़रूर बोलती कि गाय आने से हमारे घर में सुख शांति हुई। मेरा ये मानना भी है कि गाय उनके यहाँ जाने से उनके घर में पॉजिटिवनेस आए, उनके घर का वास्तु ठीक हुआ है। और वो होने के कारण जो आजू बाजू बोलते ना वातावरण, पहले जूने घरों में आप देखा करते गोबर का लेप लगता था। आजकल हमने सबने छोड़ दिया क्योंकि हम शहर में रहने लग गए और वो चीज़ नहीं होता है। और वहाँ पे भी गांव में भी कहीं गोबर गाय नहीं रहने से वो भी नहीं होता है। तो वो जो गाय जाने से और गोबर से जो उसकी प्रोडक्टिविटी मिली उन्हें, वो दिख के आई सामने। एंड उनमें इतना उत्साह था कि जब हम भी जा रहे थे, क्या माँ आप हमारे घर भी आओ, माँ आप हमारे। और जब उनकी कुटिया में झांकते हैं तो बहुत छोटी सी कुटिया, कुछ नहीं, और उसमें भी वो गाय को पाल पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा बदलाव है सर। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि एकल अभियान ने तो बहुत सारे प्रयास किए और ग्रामीणों को समझा भी दिया कि गौग्राम योजना उनके लिए कितनी फायदेमंद है, लेकिन अगर हम सरकार की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो रासायनिक खाद पर तो सब्सिडी मिल रही है आजकल किसानों को, जैविक खाद पर नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि सरकार को भी जगाना पड़ेगा। सरकार इस समय काफ़ी चीज़ें गौवंश के बारे में कर रही है। जैसे मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल दूँ, योगी जी आज हर परिवार को 4 गौवंश के पीछे, पहले 900 रुपये प्रति गौवंश के पीछे दे रहे थे, आज 1500 रुपये उन्होंने कर दिया है। तो 6000 रुपये 4 गौवंश आप रख सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये प्रभाव पड़ा ग्रामीणों के ऊपर, किसानों के ऊपर, कि उनको एक आत्मनिर्भर होने का मौका मिला। उसके बाद में जैसे हमारी गौग्राम योजना स्टार्ट हुई, उससे हमने कुछ उनसे प्रोडक्ट बनवाए, कुछ खेती में ट्रेनिंग दी हमने, तो इसका एक प्रभाव भी पड़ा है। और ये चीज़ें सरकार को मालूम पड़ी है, सरकार की जानकारी में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो प्रभाव आज केमिकल फैक्ट्रियों का है, वो प्रभाव आज भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार जो भी थी, उन्होंने हर किसान से गोबर खरीदा और ख़रीद के उन्होंने जैविक खाद के नाते बेचना शुरू किया है। बट जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी अभी तक गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया है। हमारा मानना है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज में गवर्नमेंट खुद खरीदे जैविक खाद और ख़रीद के किसानों को दे, न कि सब्सिडी के तौर पे देवे। अगर मान लीजिए कि 6 रुपये किलो की रासायनिक खाद केमिकल यूरिया आती है, अगर वही चीज़ गवर्नमेंट 6 रुपये किलो में जैविक खाद लेवे किसानों से, तो किसान खुशी खुशी देंगे। और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देते हुए उनको वो फ्री में खाद देवे, तो वो सब्सिडी के लायक हो गई। आज सब्सिडी में गवर्नमेंट कम से कम 3 गुना पैसा दे रही है। मान लीजिए 6 रुपये का अगर यूरिया दे रही है वो, तो सब्सिडी 15 से 16 रुपये कम से कम दे रही है वो। तो अगर 6 रुपये की खाद वो फ्री में गवर्नमेंट देती है, हमारी प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में उनको बताने के लिए, जब तक हम पूरी तरह से गौग्राम योजना में सक्षम नहीं हो जाते हैं, तब तक हम गवर्नमेंट के साथ में। कितना समय लगेगा इसको लेकर और देखिए, क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं? इसमें जो मेरा मानना है कि इसमें कम से कम 5 साल लगेगा गवर्नमेंट को समझाने में, करने में। अब 2024 में जो सरकार आती है, हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार आए। अगर 2024 से लेकर 2029 के बीच में कहूँ मैं आपको, तो मेरा अनुमान है कि 2028 तक काफ़ी इसमें बदलाव आएंगे और इसमें क्रांति आएगी। इस देश में अगर इस देश को बचा सकती है और हमारे संस्कारों को और सनातन धर्म को बचा सकती है, तो गौ माता ही बचा सकती है। ये मेरा मानना है और मुझे विश्वास है ये क्रांति आके रहेगी और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से। लेकिन माया नगरी में कितना बड़ा चैलेंज है इस क्रांति को। देखिए, माया नगरी में तो चैलेंज रहेगा। माया नगरी में किसी को आज इंटरेस्ट नहीं है गौ माता से, उनके घर में दूध आ रहा है, डेयरी से दूध आ रहा है, लेकिन जो परिवार गाय माता के प्रति श्रद्धा रखता है, और मैं मानता हूँ कि 90% हिंदू परिवार श्रद्धा रखता है, अब उनको भी बताने की ज़रूरत है कि भाई आप अगर आप 1 पैसा भी दोगे तो उसका उपयोग आपका सही होगा, सही माने में होगा। अब कई जगह पे कई लोग डोनेशन देते हैं, अब उसका उनको पता है कि सही होता है कि नहीं होता है, जानकारी मिलती नहीं है। हम
कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी से कुछ धन मांग के भी लेके आते हैं गौ माता की गौवंश की सेवा के लिए, तो हम उनको पूरा रिपोर्ट दें, पूरा हिसाब दें, तो उनको विश्वास जगेगा। और विश्वास जगेगा तो ऑटोमेटिकली जो खेती में जो प्रोडक्शन होगा वो उन्हीं के फायदे में होगा। ऑर्गेनिक खेती होगी, ऑर्गेनिक चीज़ें बनेगी तो घर में बीमारियां कम होगी। तो उनको हम अवेयर करेंगे, उनके अंदर भावना पैदा करेंगे। खाली धर्म के नाम पे हम बोलेंगे गाय माता खाली धर्म के नाम पे है तो ये नहीं चलेगा। कमर्शियल उसकी सेंस होनी चाहिए, और कमर्शियल सेंस बताने के लिए हम नगरवासियों का उत्तरदायित्व होता है कि गांव वालों को बताया जाए और गांव वालों को ट्रेन किया जाए, जिससे कि वो उसके अंदर से जुड़े। और हमारी कोशिश यही है इसके लिए। मीना जी, मैं आपके पास आऊंगी। एकल अभियान लगातार महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। तो अगर माया नगरी की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है और अभी तक क्या कुछ परिवर्तन आए? शुरुआत में बोलूँ तो जैसे हम 200 महिलाएं थी, आज के दिन मुंबई महानगरी से ही बोलूँगी तो आज हम 1500 महिलाएं जुड़ी हैं और इस कार्य में लगी है। तो एक परिवर्तन ही है, और उनके मन में परिवर्तन, और वो देखी है परिवर्तन, तभी वो इस कार्य से जुड़ी है। और ऐसे हम चाहते हैं कि और लोगों को हम जोड़ें और हमारी बात आगे तक पहुंचाएं, तो उससे और भी लोग जुड़ेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं जुड़ेंगे। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि गौग्राम योजना को माया नगरी में सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन जब भी कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस से कोई बयान दे देती है या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट कर देती है तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर क्या ऐसी कोई योजनाएं बनाई जा रही है कि गौग्राम योजना से हम एक्टर्स को भी जोड़े, क्योंकि अभी विवेक ओबराय की अगर बात की जाए तो वो भी गौग्राम योजना के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। सोनम कपूर की बात करें तो वो भी अक्सर बयान देती रहती है एकल अभियान को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो जारी है। तो आने वाले समय में और क्या लगता है आपको, किस तरीके से एक्टर्स को इसमें जोड़ा जाएगा ताकि लोगों तक और ये योजना पहुंचे? देखिए, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो फॉलोअप है, उनकी फॉलोइंग्स है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। कितना पड़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन जब सुनते हैं उनको एक विश्वास लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है। आप अगर कोई चीज़ के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हो तो एक्टर्स वगैरह सामने आते हैं तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है। तो इसका भी एक प्रभाव पड़ना जरूरी है, और प्रभाव पड़ेगा। और आगे समय में हम भी इसको प्रमोट करेंगे, एक्टर्स को लेंगे, या हम अच्छे कॉर्पोरेट्स को लेंगे, जो अच्छे इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी लेंगे, उनको जोड़ेंगे साथ में। मुझे लगता है उनको जोड़ने से प्रभाव और पड़ेगा इसके अंदर। अभी सर ने बोला कि नगर वासियों का योगदान बहुत होता है गौग्राम योजना को सफल बनाने की, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी ये सवाल कर लेती हूँ, आधी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को इस पर कितना योगदान है? महिलाओं का ज़्यादा होता है, क्योंकि गाय माता है, एंड माता को माता की तरफ प्रेम भी होता है, और ये प्रेम का ही प्रतीक है जो हम चाहते हैं कि गाय माता कटे नहीं, बचे, क्योंकि वो प्यार ही है जो गौ माता को बचा सकेगी। और हम इस देश की उन्नति बोलते हैं ना, जिस तरह से इन्होंने कहा कि गौ माता ही कुछ परिवर्तन जो लाएगी इस देश में, वो गौ माता ही लेके आ सकती है। और आज हम भारत माँ बोलते हैं, इंडिया को माँ नहीं बोलते हैं, इसके लिए भारत माता कहा जाता है। बिल्कुल। मीना जी, मेरा एक और सवाल है, जिस तरीके से अभी तो हमने काम की बात की, तो आपने किस तरीके से चैलेंजेस को फेस किया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपनी फैमिली को एक साथ देखना, समाज सेवा भी करना, एकल अभियान की जिम्मेदारी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, कितना बड़ा ये चैलेंज था, कैसे मैनेज किया आपने सब कुछ? मुझे आज करीब 30 साल हो गया इस अभियान से जुड़े। तो इस कोविड के दौरान ही बच्चों ने मेरे को रियलाइज़ कराया, क्योंकि उस समय सब बच्चे घर में थे, सब माहौल घर पे था, और अपनी विचार क्रांति योजना चल रही थी। तो हम पूरे समय जब कार्य रहता था, श्याम जी का भी मैसेज आता था, सबका मैसेज आता था कि आगे हमें बात करनी है। तो बच्चों, एक बार बिटिया आई मेरे पास में और बोली, मम्मी आप इस तरह से कार्य करती थी इतने साल से, तो हमारा लालन पोषण कैसे हुआ होगा? तभी मुझे ऐसे लगा कि कहाँ ऐसे तो नहीं है, बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे से अपने आप में अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, और बहुत अच्छे से सबका केयरिंग भी हुआ है। पर उस समय का समय था जिसमें मैंने भी ऐसे लगा कि मैं एकल में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि बढ़ी और मैं उसमें प्रवाह हो चली। सर, मैम का तो 30 साल का सफर मैम ने बता दिया कितना बड़ा चैलेंज था और उन्होंने कैसे मैनेज किया। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको भी अपना प्रोफेशनल लाइफ देखनी थी? जब ये कार्य करती रहती थी तो मैं देखते रहता था, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं के बराबर था। लेकिन श्याम जी आते थे, ये बैठते थे,
और मैं सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे भी जुड़ा रहता था अपने हिसाब से, बट मेरा बिज़नेस फर्स्ट प्रायोरिटी था। बिज़नेस प्रायोरिटी होने के नाते मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट मेरी गाय के प्रति रुचि थी, गौवंश के प्रति रुचि थी, कैसे हम इसको संवर्धन किया जाए, गाय का कैसे हमको बचाया जाए। तो 2 साल पहले से श्याम जी आए थे, तो मैंने कहा जिस दिन आप गौवंश की सेवा की प्रकल्प लोगे, गौवंश का काम सोचोगे, उस दिन मैं तन मन धन से जुड़ूंगा। तो उन्होंने ये प्रकल्प स्टार्ट किया, मुझे इन्वॉल्व किया, और आस्ते आस्ते जो मेरी रुचि तो पहले से थी, मेरी माताजी वृंदावन रहती थी, तो वृंदावन में मैं जाया करता था, तो वहीं पर गौ माता आती थी, तो उनकी खाने की व्यवस्था, गौशालाओं में डोनेशन की व्यवस्था, कई बार उनके साथ मौका मिला वहाँ जाने का, तो मैं देखता था कि गौशालाओं की दुर्दशा कैसे है, किस प्रकार से रहते हैं। मेरा मन बहुत उत्तेजित होता है कि ठीक ठाक नहीं है। बस उसके एक देखने से और एक प्रभाव पड़ने से फिर मुझे लगा कि एकल अभियान इतना बड़ा अभियान है पूरे देश में, जो वनवासियों के लिए काम कर रहा है, जहाँ छोटे छोटे गांव है, उसके अंदर अगर गौ माता को दिया जाए गौवंश, जैसे मैं अगेन मैं कहता हूँ कि गौशाला गौवंश के लिए पर्याय नहीं है। गौशाला गौवंश के लिए वृद्धाश्रम है, बीमार गाय के लिए है, और गाय सुखी रहेगी किसान के घर में। लेकिन आज भी लोग गौशालाओं के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, किसान के घर में जोर देते नहीं है। गौशाला में फ्री में चलती नहीं है, उसमें भी पैसे लगते हैं। मैं बोलता हूँ जो पैसे आपके गौशाला में लगते हो, किसान को आत्मनिर्भर बनाओ ना, किसान उसको पालेगा, आपको आदमी नहीं मिलते हैं। तो अगर किसान उसको पालेगा तो किसान के घर में महिला है, बहू है, बेटी है, आदमी है, उसकी देखरेख करेगा, तो उससे चल सकता है। तो मैं आस्ते आस्ते इसके पीछे पड़ा तो मेरा मन इसमें लगा, और अभी मैं इन्वॉल्व हूँ। क्यों इन्वॉल्व हूँ? मेरा टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। बिगड़ टाइम के कोई चीज़ नहीं होती है, खाली आप पैसा दो उससे कुछ नहीं होता है। पैसा जरूरी है, बट टाइम भी देनी पड़ेगी। टाइम दोगे आप तो उसके अंदर कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। हम व्यापार भी करते तो टाइम मांगता है, और ये काम भी हमने स्टार्ट किया 2 साल ही हुए हैं। जब 2 साल ही हुए हैं तो इसको अंदर स्लोली जब हम टाइम देंगे तो डेफिनेटली मेरा 100% विश्वास है कि ये काम आगे बढ़ेगा। मैं आपके पास आऊंगी। 30 साल का सफर आपने एकल के साथ तय कर लिया है, तो ऐसे में अगर मुंबई की मैं बात करूं, मायानगरी की बात करूं, तो मायानगरी में कितने % लोग एकल अभियान को जान चुके हैं और कितना वो एकल अभियान को समझते हैं? कितने % तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि लाखों की दुनिया है वहाँ पे। मैं ये जानती हूँ कि हमारे 3000 लाइफ मेंबर हैं, पन दोनों FTS वन बंधु परिषद और श्रीहरि पूर्ण तरह से अपने आप में एक स्तंभ बोल सकते हैं और अच्छा कार्य कर रही है। आज के टाइम पे जिस तरह से बाकी सब जगह अपना फंड कलेक्शन होता है, मुंबई आज के समय काफ़ी आगे है। आपने भी एकल श्रीहरि की बात की, तो आजकल जो आज की जनरेशन है, जो आज का यूथ है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ लगातार प्रभावित होता जा रहा है। तो ऐसे में एकल श्रीहरि मुंबई जैसे शहर में कैसे आज के यूथ में परिवर्तन ला रही है, कैसे उन्हें संस्कारों से जोड़ने का काम करते हैं? आज सभी को पता चल रहा है, जब उनके भी बच्चे हो रहे हैं या उनका भी परिवार बढ़ रहा है, तो संस्कार कितना ज़रूरी है। जब वो छोटे थे तब वो नहीं समझते थे, पर आज उनके बच्चे होने के बाद में उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि संस्कार ही आगे उनका परिवार भी बचा सकता है। तो इसके लिए उनका रुझान संस्कार की तरफ आ भी रहा है। एकल युवा भी ये चाहता है कि हम कुछ कार्य करें, और संस्कार के साथ साथ में हमने मुंबई में भी शबरी बस्ती योजना प्रारंभ की है, जहाँ ये शबरी बस्ती योजना में हम उनको शिक्षा के माध्यम से संस्कार भी दे रहे और उन्हें शिक्षित भी कर रहे। तो दोनों कार्य, और उस कारण से युवा को अच्छा लग रहा है कि इन्हें हम दोनों काम करा पा रहे। संस्कार भी क्या, एक शिक्षा ही तो है। सर, मैं आपके पास आऊंगी। अभी हमने अपने यूथ की बात की है, तो अगर गौग्राम योजना से यूथ को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है गौग्राम योजना। तो क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग चल रही है? अभी इसके बारे में विचार नहीं किया है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है यूथ को जोड़ना। आज का यूथ बहुत, जैसे आपने कहा कि यूरोपियन कल्चर में जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोशिश करने पे सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई योजना नहीं बनी है। मैम ने अभी सबरी बस्ती की बात की थी, तो क्या सबरी बस्ती में जिस तरीके से एकल अभियान काम कर रहा है, क्या वहाँ पर भी गौग्राम योजना का कोई योगदान नहीं? शहरों में सबरी बस्ती में जगह ही नहीं होती है कि वहाँ पर कोई गौग्राम योजना के बारे में बताया जाए या गौवंश दिया जाए, क्योंकि वहाँ जगह की मारामारी है। शहरों में कहाँ रखने की जगह है,
तो वो मुश्किल है। सबरी बस्ती लेकिन में वो योगदान तो दे सकते हैं। जैसे अगर नगरीय क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीणों को तो आप समझा लेते हैं, किसानों को आपने जैसे बताया कि थोड़ा टफ था समझाना कि आप किसान का घर ही गाय का घर होता है, लेकिन एट द एंड वो मान गए और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहाँ तक गायें पहुँचाई गई हैं। नगरीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ होता होगा, लेकिन उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल सकता है। देखिए, सपोर्ट तो हमने कोशिश ही नहीं की है। अब गौ माता के बारे में तो सबरी बस्ती हो या गरीब से गरीब परिवार हो, जब हम देखते हैं बम्बई जैसे शहर में कि रोड के ऊपर गौवंश खड़ा हुआ है, गौ माता खड़ी हुई है, तो हर एक छोटा व्यक्ति आके उसको लड्डू खिलाएगा, रोटी खिलाएगा, तो उनमें श्रद्धा है। लेकिन अभी हमने कोशिश नहीं की वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अभी हम शहर से धन इकट्ठा करते हैं और गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले हम गाँव तक जाना चाहते हैं, जहाँ पर कि गाँव में ज़रूरी है, ये वहाँ जगह भी है उनके पास में और गांव से उनको प्यार भी मिलेगा। महिलाएं फ्री रहती है तो उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि पहले गाँवों को सक्षम किया जाए। सबरी बस्ती में आज के दिन में शहरों में किसी को फुर्सत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उनको बताएंगे तो उनमें श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा, ये नक्की है, उसमें कोई जो दिक्कत नहीं। दर्शक आपको सुन रहे हैं वो गौग्राम योजना से अगर जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या वो योगदान अपना दे सकते हैं अगर उनके पास टाइम नहीं है? देखिए, योगदान तो हर एक व्यक्ति देगा। हमारे को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको विश्वास दिलाया जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 500-700 800 व्हाट्सएप है। मैं बीच में कहीं बाहर गाँव गया था, तो बैठे बैठे मैंने 100 व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भेजा कि भाई एक गौवंश का रोज़ का खर्चा 200 रुपया होता है, तो मुझे आपसे 600 रुपया चाहिए। एक साल में आप 600 रुपये का मेंबर बनिए। तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 लोग नहीं, 100 के 100 ने बोला कि ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अगर आप उसको विश्वास दिलाते हो, कौन बोल रहा है और बोलने का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि सही दिशा में उसका उपयोग होगा कि नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि ये तो जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन हर व्यक्ति जिसके मन में भावना है धर्म के प्रति और गाय के प्रति, तो अगर आप उसको ठीक से बताओगे तो पूरा योगदान आपको देगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एकल अभियान को फ्यूचर में आप कहाँ तक देखती हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? क्योंकि आप 30 साल से एकल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत कुछ बदलाव आपने देखे होंगे और एकल ने भी बहुत सारे ऐसे बदलाव किए होंगे। फ्यूचर में मैं एकल को ऑन द टॉप देखती हूँ एंड मैं इनके साथ में पूर्ण तरह से चाहती हूँ कि हर कोई गाय कटे नहीं और गाय कई तरीके से हम बचा सके और संस्कार के माध्यम से हम गांव क्या हम शहर वासियों को भी ठीक करें। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से आज के यूथ के लिए मैसेज? कोशिश करेंगे यूथ को जोड़ने का। आज तो हमने कोशिश ही नहीं की है, लेकिन यहाँ जो एकल फ्यूचर है, जो हिसाब से हम धनबाद में देख रहे हैं कि यूथ काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी काम कर रहा है। इनको देखते हुए ऐसे लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हर शहर में यूथ जुड़ सकता है, और अगर यूथ एक बार जुड़ गया तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है। कोशिश करना अपना काम है, बाकी तो परमात्मा बचाएगा कि कब सफलता कितनी मिलती है, लेकिन इतना विश्वास है कि कोशिश हमको करना चाहिए। मैम, आपकी तरफ से लास्ट मैसेज हमारे एकल भारत के दर्शकों को और जो माया नगरी में लोग रह रहे हैं जिन तक अभी तक एकल नहीं पहुंच पाया उनके लिए? सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसको हम सफल बना के जाए। किसको भी नहीं पता हम कब तक रहेंगे, कब तक जिएंगे। तो जितनी जो सांसें ले रहे हैं ना, उसमें कुछ करने की सोचिए। ये नहीं बोलूँगी कि एकल के साथ ही जुड़िए या ये कार्य के साथ ही जुड़िए, कोई भी अच्छा कार्य कीजिए, पर मुझे विश्वास है कि एकल का जो कार्य है वो आज के समय इतना मतलब फुल प्रूफ है क्या उसका जो भी डोनेशन या जो भी संकल्प हम लेते हैं उसे पूरा करते हैं। कभी हमने सोचा था कि हम 1 लाख स्कूल करेंगे, हम इतने संस्कार केंद्र करेंगे, हम इतने कथाकार तैयार करेंगे? नहीं। तब भी कोई बोलता था 1 लाख स्कूल, तो हम सोचते थे मजाक कर रहे हो क्या आप, इतना हो सकता है? इतने हम श्री हरि के कथाकार बनाएंगे 5000, ये तो इम्पॉसिबल है। आज जैसे हम बोलते हैं हम 1 करोड़ गौवंश को बचाएंगे, तो एक लगता है क्या ये कहीं बहुत ऊंचा सोच रहा है, पर नहीं, वो सोच ही हमें वहाँ तक लेके जाएगी और ये हम प्रूव करेंगे। तो सभी के लिए मैं चाहूँगी कहीं ना कहीं अपने विश्वास के साथ में या कोई भी मनुष्य जीवन को अपना सार्थक बनाइए और ये जीवन पाए हो तो उसको
पूर्ण तरह से कोई भी सेवा के कार्य में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ गौग्राम योजना को सफल बनाने वाले श्री नारायण अग्रवाल जी और मीना अग्रवाल जी, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सपनों की नगरी माया नगरी में गौग्राम योजना काम कर रही है। और हम इनसे फिर से जुड़ेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। जो इनका लक्ष्य है 1 करोड़ गायों को बचाने का, तब हम इससे बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में ही गौग्राम योजना ने कुंभ तक का सफर तय कर लिया है। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।